तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम को हम उड़द कहते हैं। हिंदी वर्ड अगर हम बात करें तो उड़द बीन कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे ब्लैक ग्राम कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि इसकी कल्टीवेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट थिंग्स है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा, जिससे हम अच्छी यील्ड प्राप्त कर सके, अच्छी उपज प्राप्त कर सके। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा है कंटेंट, जिसके बारे में कंटेंट यानी कि क्या क्या हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले है इंट्रोडक्शन, दूसरा है जनरल इंफॉर्मेशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वैरायटी, सोइंग टाइम और सीड रेट कितनी चाहिए होगी। इसके बाद है सीड ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, वीड मैनेजमेंट। इसके बाद है इंसेक्ट्स एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, जो इंसेक्ट्स डिजीज होंगे उसमें उसकी मैनेज कैसे करेंगे। इसके बाद है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। तो ब्लैक ग्राम को हम जो है उसको उड़द बीन कहते हैं, हिंदी में उड़द भी कहते हैं, और अगर लोकल आम पंजाबी वर्ड में हम इसे काली माँ भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं जो ब्लैक ग्राम्स है वो ब्लैक ग्राम्स कैसे दिखते हैं। और इसकी अगर बोटनिकल नेम की बात करें तो इसे बोटनिकल नेम भिगना मूंग कहा जाता है, और जो फैमिली है वो फैबेसिए फैमिली से बिलोंग करती है। और क्रोमोसोम नंबर जो है वो 2n = 20 है। और अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, अगर इसकी सबसे पहली उपज कहाँ की गई थी तो इंडिया में किया गया था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो हमें जनरल बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये है कि जो भिगना मूंग है, जो उड़द बीन है, वो हाईली न्यूट्रिएंट पल्स क्रॉप्स होते हैं और इसे ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। जो इसमें प्रोटीन की परसेंटेज है वो 25% होते हैं। जो सीड इसके सीड्स में 25% प्रोटीन होती है। और ये क्या होता है, जो इसके जो रूट्स है वो क्या होता है, डीप रूट सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन को होने से बचाता है। जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, सॉइल इरोजन को करता है। इट्स हेल्प टू रीस्टोरिंग द सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की उर्वरक क्षमता है उसको स्टोर करने में उसको मदद करता है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो लीडिंग स्टेट है, जो सबसे ज्यादा ग्रो करता है, वो महाराष्ट्र है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है। इन इंडिया 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड इज यूज फॉर द कल्टीवेशन। इंडिया में 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड का यूज किया जाता है, जिसकी टोटल प्रोडक्शन, उस पे टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, 1.3 मिलियन टन। एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है, एनुअल प्रोडक्शन मतलब कि एक सीजन में पूरे इंडिया में कितने ग्रो होते हैं, तो 1.3 मिलियन टन ग्रो होता है। अगर हम बात करें इंडिया में किस किस स्टेट में ग्रो होता है, इंडिया में डिफरेंट स्टेट में ग्रो होता है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में कुछ इलाके ऐसे, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे लार्ज स्केल पे ज्यादा एरिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि भागलपुर, कैमूर, बांका, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई। ये सारे जो एरिया है वहाँ पे बिहार में ज्यादा अमाउंट में ग्रो करते हैं, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा लैंड पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट की। इसे किस टाइप की सॉइल सुटेबल होती है और कितनी इसकी टेम्परेचर जरूरी होती है। अगर हम बात करें सॉइल की, तो इट कैन बी ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज सुटेबल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होते हैं, जो काली मिट्टी होती है उस पे भी उपज सकता है, और जो लोमी सॉइल है उस पे भी उगा सकते हैं। और ये मेनली खरीफ सीजन और समर सीजन के क्रॉप्स है। और इसको जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, इसको प्रॉपर ग्रो के लिए जो है ना, हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। तो अगर हमें कोई भी क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए टेम्परेचर भी ज्यादा जरूरी होगी। तो इसके लिए टेम्परेचर
25 to 35 डिग्री सेल्सियस जरूरी होता है। और पीएच रेंज की बात करें तो पीएच रेंज कितनी होनी चाहिए, 6 से 7। अब हम बात करते हैं वैरायटी की। जो वैरायटी इम्पोर्टेंट है बिहार रीजन के लिए, बिहार के लिए, वो T9 है, पंथ उड़द 30, 31 एंड 35 है, और शेखर और नवीन। ये सारे वैरायटी जो है बिहार के ज्यादातर एरिया में ग्रो कराए जा सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छी उपज मिल सकती है, अच्छी पैदावार मिल सकती है। अगर हम बात करें सोइंग टाइम की, तो सोइंग टाइम जो है इसकी 15 जुलाई से 31 जुलाई है। इस टाइम पे हम अगर इसकी सोइंग करते हैं तो हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर जो है टाइमिंग मिलेगा, और इससे हमें यील्ड भी अच्छा मिल सकता है। और सीड रेट की बात करें, हमें कितनी सीड की आवश्यकता होगी, तो खरीफ सीजन में अगर हम उड़द लगा रहे हैं, ब्लैक ग्राम से लगा रहे हैं, तो 12 kg से 15 kg पर हेक्टेयर चाहिए। और जेड सीजन में, अब जेड सीजन क्या होता है, जो टाइम गैप होता है, टाइम जो होता है कब, रबी खरीफ सीजन से और रबी सीजन के बीच में जो भी टाइम पीरियड हमारे पास होता है, जिस बीच में हमारे जो फील्ड होते हैं वो वैकेंट होते हैं, उसमें कोई भी क्रॉप्स नहीं होता है, उस सीजन को हम जेड सीजन कहते हैं। अगर उस सीजन में हम ब्लैक ग्राम ग्रो करवाना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो हमें ज्यादा सीड रेट की जरूरी होगी। तो ज्यादा सीड रेट कितनी चाहिए, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिंग की। तो इसमें हमें सिर्फ रो से रो डिस्टेंस मेंटेन करना है, रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करने की कोई जरूरी नहीं है। तो रोड से रोड डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करें अगर सीड ट्रीटमेंट की, तो सीड ट्रीटमेंट हम 2 टाइप्स के कर सकते हैं। एक तो फंगिसाइड से, और एक बायोलॉजिकल मेथड से। बायोलॉजिकल मेथड में हम राइजोबियम का यूज कर सकते हैं और पीएसपी का यूज कर सकते हैं। अगर हम फंगिसाइड्स की बात करें, तो जैसे कि हमने पहले भी बहुत सारे क्रॉप्स में देखा है, जो फंगिसाइड्स है वो थीरम और कैप्टान अक्सर यूज किया जाता है, ज्यादातर क्रॉप्स में सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका अमाउंट 2 से 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सीड ग्रो करा लिए, तो उसके बाद हमें क्या, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी। तो फर्टिलाइजर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ही ज्यादातर जरूरी होती है, पोटास की जरूरी बहुत ही कम होता है। तो जो अगर हम नाइट्रोजन 15 kg डाल रहे हैं अपने फील्ड में पर हेक्टेयर, तो पोटास फॉस्फोरस हमें 40 kg चाहिए। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो डीएपी यूज कर सकते हैं। डीएपी कितना यूज कर सकते हैं, 85 kg पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में हम अगर 85 kg यूज करते हैं डीएपी, तो इससे हमारे क्रॉप्स को प्रॉपर ग्रो करने के लिए, उपज करने के लिए उसकी क्षमताएं मिलेंगी। अब हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। तो इसे वीड मैनेजमेंट जरूरी होगा, इसे एक वीडिंग की जरूरी होती है। तो जो फर्स्ट वीडिंग है वो हम कब करेंगे, 25 से 30 डे आफ्टर द सोइंग। अगर वीड हमें मैनुअल मेथड, खुरपे की मदद से निकाल के अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम केमिकल का यूज करेंगे। जो केमिकल का यूज करेंगे वो केमिकल है कौन सा, पेंडीमेथिलीन। पेंडीमेथिलीन हम कितना यूज करेंगे, 3 लीटर पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में हमें कितना जरूरी होगा, 3 लीटर जरूरी होगी। अब हम बात करें इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग वो क्रॉपिंग होता है जो एक साथ हम एक फील्ड में 2 क्रॉप्स लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये फील्ड है, तो हम अगर इसमें हम 2 क्रॉप्स लगा रहे हैं, अगर ये पिजन पी क्रॉप्स है, तो हम यहाँ पे उड़द भी लगा सकते हैं इसके बीच, फिर यहाँ पे हम पिजन पी लगा सकते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग में हम 2 क्रॉप्स को ज्यादातर यूज करते हैं, एक पिजन पी अरहर की क्रॉप्स और दूसरा मेज क्रॉप्स। अगर हम इसके बीच हमें डिस्टेंस मेंटेन करके और अगर इंटर क्रॉपिंग करते हैं, तो हम एक ही सीजन में 2 क्रॉप्स अपने फील्ड में ग्रो करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स और डिजीज का, कौन कौन सा इंसेक्ट्स है और कौन कौन से डिजीज है जिसे हमें कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बात करें ब्लैक ग्राम में, तो ब्लैक ग्राम की सबसे इंपोर्टेंट इंसेक्ट जो है वो क्या है, बिहार हैरी कैटरपिलर। जो बिहार हैरी कैटरपिलर है वो सबसे
इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा प्लांट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। अगर इसकी साइंटिफिक नाम बात करें तो इसकी साइंटिफिक नेम है एस्प्ली एस्पिलोसोमा ओब्लिक्यूआ। एस्पिलियोसोमा ओब्लिक्यूआ इसकी क्या है, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम है। और इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसकी लक्षण क्या है, अगर लक्षण की बात करें तो इसमें लिखा गया द लार्वा फीड ऑन द टेंडर लीव्स सूट और प्लेटलेट्स एंड लेटर द लार्वा स्प्रेड ऑन द फील्ड ऑन काउजिंग द डिफोलिएशन। जो लार्वा होता है, जो बिहार हेडी कैटरपिलर का लार्वा है, वो क्या करते हैं, जो लीव्स है, सूट्स है, प्लेटलेट्स है, उस पे क्या करते हैं, वो लीफ को क्या करते हैं, फीड करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पूरे फील्ड में फैल जाता है और पूरा फील्ड में क्या होता है, डिफोलिएशन हो जाता है। जो प्लांट्स है वो क्या होता है, ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं और सारे लीव्स गिरने लगते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, जो ये बिहार हैरी कैटरपिलर है, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट किया है, उसके बाद धीरे धीरे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे पूरे जो फील्ड है, क्रॉप्स है, उसको अफेक्ट कर गया है। अब हम उसकी कंट्रोल कैसे करेंगे, अब इसके मैनेजमेंट के लिए हम जो केमिकल है वो स्प्रे कर सकते हैं। तो कौन कौन सी केमिकल है जो हम स्प्रे कर सकते हैं, तो क्लोरोफेरिफोस यूज कर सकते हैं, ट्राइजोफोस यूज कर सकते हैं और क्यूनेला फोस यूज कर सकते हैं। जो क्लोरोफेरिफोस है वो 1.5 लीटर पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। जो ट्राइजोफोस है वो 0.8 लीटर पर हेक्टेयर यूज कर सकता है। जो क्यूनेला फोस है वो 1.5 हेक्टेयर लीटर पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी केमिकल की आवश्यकता होगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें रेजिस्टेंट वैरायटी, जो यूनिवर्सिटी और ब्रीडर द्वारा जो वैरायटी डेवलप किया गया है बिहार हैरी कैटरपिलर को कंट्रोल, जिस पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो वैरायटी ग्रो करवानी चाहिए। जिससे क्या होगा कि बहुत ही कम इफेक्ट करेगा और हमारी फील्ड जो है वो अच्छी यील्ड देगी, अच्छी उपज देगी ये क्रॉप्स। और हम बात करें अगर डिजीज के, जो ब्लैक ग्राम्स, जो उड़द की क्रॉप्स है, उसमें कौन सा डिजीज इफेक्ट करता है, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन डिजीज है वो है येलो मोजाइक वायरस। नाम से ही पता चल रहा है, जो येलो मोजाइक वायरस ये किससे कॉज करता है, उसकी कॉजल ऑर्गेनिज्म है येलो मोजाइक वायरस, जो येलो मोजाइक डिजीज है। अब इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या है, स्पोर्ट ग्रैन्युलर साइज, इंक्रीज द साइज एंड टर्न वेलो कलर। जो ये जो डिजीज है वेलो मोजाइक वायरस, इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रॉप्स है उसके लीफ जो है उस पे क्या होता है कि वेलो कलर्स के स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, वेलो कलर में छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्या होता है कि नाइक्रोटिक स्पोर्ट्स इस पे डेवलप हो जाता है। अब नाइक्रोटिक स्पोर्ट्स क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो लिप्स होता है उस पे क्या होता है, बीच में जो होता है वो ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स बन जाते हैं और ड्राई हो जाता है लिप, और बीच में होल हो जाता है। उस स्पोर्ट्स को नाइक्रोटिक स्पोर्ट्स कहते हैं। अब हम इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा कि सोइंग के टाइम ही हमें सीड ट्रीटमेंट करना होगा। सीड ट्रीटमेंट हम जैसे कि देखे ही थे कि थीरम और कैप्टान का यूज करके सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दूसरा केमिकल यूज कर सकते हैं जो डाई मेथोड है, उसका भी यूज कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। और अगर सीड ट्रीटमेंट करने के बाद अगर भी इस जो डिजीज है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमें केमिकल का स्प्रे करना होगा। जब हमारे डिजीज अफेक्ट प्लांट्स कर जाएंगे, प्लांट्स अफेक्ट करते हैं डिजीज से, उसके टाइम पे जब कम मात्रा में अफेक्ट किया हो, जब अर्ली स्टेज हो, तब हम केमिकल का यूज करेंगे। कौन सा, मिथाइल डिमेटोन का यूज करेंगे, कितना, 500 ml पर हेक्टेयर, एंड डायमेथोड स्प्रे करेंगे 500 ml पर हेक्टेयर यूज करेंगे। अगर हम इसकी लीटर में बात करें तो 0.2 ml पर लीटर यूज करेंगे। पर लीटर वाटर में अगर 0.2 ml अगर केमिकल मिला के स्प्रे करते हैं तो हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। अभी तक हमने देखा कि कैसे
इंसेक्ट्स और डिजीज कंट्रोल करेंगे, कितनी उसकी स्पेसिंग होनी चाहिए, सीड रेट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सोइंग टाइम क्या है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। अब इसकी हार्वेस्टिंग कब कर सकते हैं? जो उड़द की क्रॉप्स है, जो ब्लैक ग्राम क्रॉप्स है, वो जनरली 80 to 110 डे में प्रॉपर होता है। अगर एवरेज बात करें तो एवरेज 85 से 90 डे में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी हो जाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारे क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर रेडी हो गया है और हम अब इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं? तो हमारे जो फील्ड है उसमें 70 से 80% जो पॉड्स है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके जो पॉड्स है वो ब्लैक कलर में आ जाएगा। अगर क्रॉप्स बिना डिजीज और इंसेक्ट्स के अफेक्ट के, बिना डिजीज और इंसेक्ट्स अफेक्ट का हमारे जो क्रॉप्स के पॉड्स है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि जो हमारे क्रॉप्स है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। तब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद हमें 2 to 3 डेज क्या होगा, ड्राइंग देना होगा। सूर्य जो है सनलाइट में उसको ड्राई करके फिर उसकी थ्रेसिंग करनी होगी, जिससे कि क्या होगी कि प्रॉपर इससे मॉइस्चर कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म इसकी स्टोरेज करना चाहते हैं तो इसकी मॉइस्चर परसेंटेज हमें घटाना होगा, उसकी नमी कम करना होगा। अगर हम इसकी यील्ड की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड इसकी उपज प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर मैनेज करें, प्रॉपर इंसेक्ट डिजीज और सीड ट्रीटमेंट करें, अगर प्रॉपर इसकी देखभाल करें तो हम इसकी जो यील्ड है, उपज अच्छी यील्ड प्राप्त कर सकते हैं।